फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कि क्या होती है, हम इसको कैसे बनाते हैं और क्या पर्पस होता है एक फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, तो देखो यहाँ पे नाम से क्लियर भी हो रहा है ये क्या है, तो स्टेटमेंट है, ठीक है। और दूसरा किसकी, फंड फ्लो की। फंड क्या होता है, पैसा, ठीक है। और फ्लो मतलब उसका मूवमेंट, क्या तो वो बढ़ेगा मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाएगा। तो क्या कह रखा है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन में जो भी बदलाव आ रहे हैं ना उनको बताती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखो, हम नॉर्मली जब कोई भी अकाउंट बनाते हैं किसी भी कंपनी का, तो हम बैलेंस शीट और जो उसकी इनकम स्टेटमेंट मतलब उसका जो P&L होता है ना वो बना के चलते हैं, लेकिन वो कंपेरेटिव पिक्चर को इतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते कि हम उसको साइड बाय साइड रख के कंपेयर कर पाएँ। इसमें हमारी हेल्प कौन सी करती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट करती है, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज जैसे फंड आ रहे हैं और कौन कौन सी एप्लीकेशंस मतलब कहाँ कहाँ पे हम उस पैसे का यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसके यूजेस के बारे में समझ सकते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी टेक्निकल डिवाइस है जो डिजाइन की जाती है हाईलाइट करने के लिए कि फाइनेंशियल कंडीशंस में किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेस की क्या बदलाव आ रहे हैं और इसमें हम क्या क्या लेके चलते हैं, मतलब जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है ना हमारे बैलेंस शीट का, वो कि स्टार्टिंग में जो बैलेंस था और आज लास्ट में जो बैलेंस है उसके बीच में क्या क्या चेंजमेंट आए हैं हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में, ठीक है। और मतलब इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा वर्किंग कैपिटल, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल है ना वो किसी भी बिजनेस की नींव है, उसका लाइफ ब्लड है। कैसे, अगर आपके पास टाइम पे पैसा नहीं होगा तो आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं होंगी, ठीक है। जो लाइक एज रॉ मटेरियल वगैरह का जो खर्चा है डेली का, छोटा मोटा खर्चा है, वो टाइम पर अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो तो आपके जो काम का जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यही बोल रखा है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो एक ऐसी स्टेटमेंट है, या तो बोल सकते हैं प्रोस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, जो क्या करती है सोर्सेज और एप्लीकेशन को सेट ऑफ करके चलती है, मतलब सेट करती है फंड ऑफ एन इंटरप्राइजेज से। मतलब भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ कहाँ पे उसका यूज हो रहा है। पर्पज क्या है, स्टेटमेंट का इंडिकेट करना, हर एक बार कितने पैसे की हमें ज़रूरत है, कैसे वो हम राइज करेंगे, मतलब कहाँ से वो पैसा आएगा और कैसे हम उसका अच्छे से यूज़ करेंगे। या दूसरे ऑथर ने भी इसकी डेफिनेशन दी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताती है, पीरियड फॉर द पीरियड कवर्ड बाय इट, मतलब उस पीरियड के बारे में जो इसके अंतर्गत आता है, और जो चेंजेज है फाइनेंशियल पोजीशन में इसमें वही सोर्सेज हैं जो इंटरप्राइज जहाँ से पैसा राइज करेगी और उसके यूजेज है जहाँ पे उस पैसे का वो यूज करेगी, स्पेसिफिक यूजेज। तो मेन दो ही चीज़ों पे चलती है, एप्लीकेशन और यूजेज के ऊपर, ठीक है। फिर इसने बता रखा है वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं, तो डे टू डे रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करके चलते हो, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो देखो इसने बता रखा है कि जो फंड्स होते हैं ना वो इंक्लूड करते हैं सारे रिसोर्सेज जो एक बिजनेस में यूज हो रहे हैं, चाहे वो मैन मटेरियल मनी मशीनरी या किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। और फ्लो का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लो का मतलब मूवमेंट जो चेंज दिखाए, ठीक है। ये चाहे तो बढ़ सकते हैं हमारे फंड्स या चाहे हमारे फंड्स क्या हो सकते हैं, घट सकते हैं। और फंड फ्लो स्टेटमेंट अगर पूरी बात आ जाती है तो एक स्टेटमेंट हो जाती है जो फंड्स के ही फ्लो को एनालाइज करने में हेल्प करती है। ये बताती है कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है उसमें चेंजेस क्यों आ रहे हैं उनके बारे में हमें एक्सप्लेन करती है। अब बात आती है फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में और इनकम स्टेटमेंट के बारे में डिफरेंसेस के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होते हैं ना वो हमें ये बताते हैं कि कहाँ से पैसा हमें मिल रहा है, वेयर गोट एंड कहाँ पे वो पैसा जा रहा है। तो देखो ये हमें बताती है वर्किंग कैपिटल में चेंजेस के बारे में, जबकि ये हमें बताती है जो भी कॉस्ट और जो रेवेन्यू होते हैं उनके बारे में। क्योंकि जो इनकम स्टेटमेंट है वो हमारे P&L स्टेटमेंट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें हम डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड सारे रिवेन्यू दिखाते हैं कहाँ से वो पैसा आ रहा है। जो इनकम स्टेटमेंट होती है ना वो उसकी हेल्प से हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बना के चलते हैं, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बना सकते। जो फंड राइज किए जाते हैं ना वो किसके साथ मैच किए जाते हैं, जो फंड यूज़ किया गया है उसके साथ, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता कैपिटल और रिवेन्यू आइटम में। जबकि जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको मैच किया जाता है इनकम के साथ, ठीक है, ताकि रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस वगैरह को फाइंड आउट कर सके कि मतलब क्या सिचुएशन है, नेट प्रॉफिट हो रहा है नेट लॉस हो रहा है, क्या सिचुएशन है, ठीक है। फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट की बात करें तो ये तो बताती है फाइनेंशियल पोजीशन में जो बदलाव हो रही है, ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है।
ये जो स्टेटमेंट होती है चेंजेस दिखाते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में क्या बदलाव हुए हैं, किसके अंतर्गत, फाइनेंशियल पोजीशन के अंतर्गत। ये रिप्रेजेंट करते हैं क्या, अमाउंट ऑफ असेट्स और लायबिलिटी को, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हमारी असेट्स थी, कितनी हमारे असेट्स थे और कितनी लायबिलिटीज थी। ये एनालाइज नहीं करती करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के चेंजेस को, जबकि ये सारी जो भी अकाउंटिंग लायबिलिटीज हैं, चाहे वो करंट हो चाहे नॉन करंट हो, वो सारी दिखाती है। ये एक एनालिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एनालाइज करती है फंड्स वगैरह को कैसे यूज हो रहे हैं, कहाँ से वो आ रहे हैं, जबकि ये कोई एनालिटिकल स्टेटमेंट नहीं होती और ना ये यूजफुल है डिसीजन मेकिंग वगैरह के लिए। अब बात आती है फंड फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं, एक टाइप से कहे तो क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती हैं। तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है, ठीक है, वो हमें वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं जो हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की हेल्प से नहीं कलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, ये हमें चेंजेस के बारे में बताते हैं जो दो अकाउंटिंग डेट को हो रहे हैं दो फंड फ्लो स्टेटमेंट के बीच में, मतलब बैलेंस शीट की हम दो बैलेंस शीट ली, फिर हमने देखा कि इस डेट से इस डेट तक क्या क्या चेंजमेंट आए हैं। ठीक है, ये यूजफुल टूल होता है या एक इम्पोर्टेंट टूल होता है जो एनालाइज करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट की। और ये सिर्फ मैनेजमेंट के नहीं जो बाहर के भी जो लोग होते हैं लाइक क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर वगैरह, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए भी यूजफुल होता है। वो इसकी हेल्प से डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाना है नहीं लगाना है। तो देखो यहाँ पे बताया है कि इसकी इंपॉर्टेंस की मतलब इसकी यूजेस क्या क्या है। एक तो इन्फॉर्मेटिव वैल्यू देता है, मतलब इन्फॉर्मेशन देता है जो फाइनेंशियल कंस्टिट्यूशन, मतलब वो जो एक फाइनेंशियल सिचुएशंस होते हैं किसी भी बिजनेस ऑपरेशंस की, वो क्लियरली एक्सप्लेन की जाती है किसके द्वारा, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा। ठीक है, जैसे भाई वेयर है, जब कहाँ पे प्रॉफिट जा रहा है, कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, जो लिक्विडिटी पोजीशन है या प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन है किसी भी एंटरप्राइजेज की। ठीक है, क्या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियली सॉलिड तो है ना, भाई लॉस हो रहे हैं ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा तो है ना, कभी शॉर्टेज हो जाए। और फोरकास्टिंग वैल्यू कहता है कि एक अगर अच्छी फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है तो उसकी हेल्प से हम है ना फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर की सिचुएशन वगैरह के बारे में, क्योंकि हम एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, प्रेजेंट सिचुएशन को समझ रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं जो भी अवेलेबल फंड्स वगैरह हैं उनका। ठीक है, फिर है टेस्टिंग वैल्यू, कहता है कि जो वर्किंग कैपिटल है वो इफेक्टिवली यूज हुई है या नहीं हुई है किसी भी मैनेजमेंट के द्वारा, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से। जो वर्किंग कैपिटल है उसको प्रॉपरली मेंटेन किया गया है या नहीं किया गया, एक एडिक्वेट या इनएडिक, मतलब भाई ये देखेंगे कि भाई जो वर्किंग कैपिटल है जो इतनी ज़रूरी है क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में सही मात्रा में तो है ना, कभी इनएडिक्वेट हो, मतलब हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उससे कम है, या रिक्वायरमेंट कम है वो उससे ज़्यादा है, तो वो सिचुएशन हमें चेक करनी होगी। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग वैल्यू कहता है कि जो ओवरऑल क्रेडिट वर्थनेस होती है ना किसी भी इंटरप्राइजेज की, वो जानी जा सकती है किन द्वारा, क्रेडिटर्स, मनी लेंडर्स, और वो ये डिसाइड कर सकते हैं उन्हें कंपनी को लोन देना है या नहीं, कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं, वो सब। अब यहाँ पे बैलेंस शीट का हमें फॉर्मेट दिया गया है कि बैलेंस शीट कैसे दिखती है, तो ये हमें ओरिजेंटल फॉर्मेट में दी गई है। यहाँ पे इसने करंट और नॉन करंट कैटेगरीज में इनको बांटा है। तो देखो इधर हमारी लायबिलिटी साइड होती है और इधर हमारी असेट साइड होती है। यहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट वर्ड का तो यूज करते नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कोई अकाउंट वगैरह नहीं होता है। तो देखो नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारी आती हैं वो सारी लायबिलिटीज जो हम मतलब धीरे धीरे पे करते हैं, मतलब ओवर ए पीरियड लॉन्गर देन 1 ईयर, मतलब एक से ज़्यादा पीरियड तक पे करके चलते हैं, वो हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज में। और करंट होते हैं जो एक साल के अंदर ही हम पे ऑफ कर देते हैं, वो एक साल के अंतर्गत ही पेबल हो जाती हैं। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स भी वही होती है जो हमें ना एक साल में डिस्पोज नहीं करते, मतलब जो हमें ना लॉन्ग टर्म तक रिटर्न जनरेट करके देती हैं। ठीक है, मतलब एक टाइप से कहे तो जो बिजनेस में लंबे पीरियड तक बनी रहती हैं। और करंट असेट्स होती है जो एक साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट कर दी जाती है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स बताए हैं जो हमें याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि किस प्रकार की हमारी करंट असेट्स होती है, कौन कौन सी हमारी नॉन करंट असेट्स होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आते हैं ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड इन फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो कहता है कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में वो दो साइड को अफेक्ट करके चलती हैं, एक डेबिट साइड को और एक क्रेडिट, मतलब जहाँ से पैसे का फ्लो होगा। ठीक है, मतलब या ये बोल सकते हो जो वर्किंग कैपिटल में जो बदलाव होगा, या तो वर्किंग कैपिटल हमारी बढ़ेगी या वर्किंग कैपिटल में हमारे फंड्स घटेंगे। ठीक है, मतलब एक टाइप से यही बोल सकते हैं कि दो साइड अफेक्ट होंगे, डेबिट और क्रेडिट। और इसके लिए हमें देखना होगा कि क्या सिचुएशन हैपन हो रही है, मतलब अगर जो चेंजेस है वो दोनों साइड अगर करंट असेट्स में होते हैं तो कोई फंड फ्लो नहीं होता। क्योंकि एक बात बताओ,
आपने ना 5,000 रुपये रिसीव किए किससे, डेटर से, तो आपके डेटर भी कम हो रहे हैं लेकिन पैसा भी बढ़ रहा है, लेकिन दोनों ही क्या है, करंट असेट्स है दो, लेकिन आपकी जो टोटल जो मतलब कैपिटल है उसमें तो कोई बदलाव नहीं हो रहा ना, एक चीज़ घट रही है तो एक चीज़ बढ़ भी रही है सेम जगह पे, तो वो चीज़ हमें देखनी होगी। तो इसको कुछ कैटेगरीज में बांटा गया कि कहाँ पे फंड फ्लो होगा, कौन कौन सी सिचुएशंस है। तो देखो, अगर करंट असेट्स है ना वो डेबिट की जाए और जो नॉन करंट असेट्स है ना वो क्रेडिट की जाए, क्या नॉन करंट असेट्स के साथ कंपैरिजन किया गया है, तो क्या होगा, इससे जो हमारा फंड है ना वो बढ़े। कैसे, देखो, हमने एक बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, मतलब एक बिल्डिंग बेच दी, यहाँ पे एक बिल्डिंग को बेचा गया है 50,000 रुपये में, तो इससे क्या हो रहा है, बिल्डिंग को बेचा है तो बिल्डिंग तो क्रेडिट हो गई में, नॉन करंट असेट्स है, और बेचने के बाद हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो वो हमारी क्या है, करंट असेट्स है, तो करंट असेट्स बढ़ी, नॉन करंट असेट्स घटी, तो इससे क्या होगा, फंड फ्लो होगा, वो भी क्या अंदर आएगा, मतलब पैसा रिसीव होगा। ठीक है, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक सोर्स ऑफ फंड हो गया। दूसरा है, अगर करंट असेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाए और नॉन करंट असेट्स अकाउंट को डेबिट कर दिया जाए, तो ये हो सकता है, लगा लो हमने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये का, तो इससे क्या होगा, कैश तो जाएगा लेकिन फर्नीचर तो आएगा, नॉन करंट असेट्स बढ़ेंगी और करंट असेट्स घटेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगी, वर्किंग कैपिटल में कमी आएगी क्योंकि पैसा जा रहा है। करंट असेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज में कंपैरिजन कर रहे हैं अब हम, अगर करंट असेट्स डेबिट हो, नॉन करंट लायबिलिटी क्रेडिट हो, तो इससे क्या होता है, वर्किंग कैपिटल बढ़ती है। कैसे, हमने शेयर इशू किए 2 लाख के, तो क्या हुआ, इससे भाई हमारी जो नॉन करंट असेट्स है वो हमने इशू की, तो शेयर इशू करेंगे तो पब्लिक से हमें पैसा भी तो मिलेगा, इससे क्या हो गया, हमारी करंट असेट्स बढ़ी और पैसा आया तो मतलब वर्किंग कैपिटल भी बढ़ी। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल कम कैसे होगी, हमने क्या कर दिया, 80,000 की जो डिबेंचर्स थे उनको रिडीम कर दिया, रिडीम करने का मतलब होता है उनका पेमेंट कर दिया, पेमेंट करेंगे तो हमारे से पैसा तो जाएगा, पैसा जाएगा तो क्या होगा, हमारा फंड फ्लो कम होगा। ठीक है, करेंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट असेट्स, तो इसमें क्या बता रखा है कि भाई अगर करंट जो हमारे क्रेडिटर्स वगैरह है वो हमसे बढ़ जाएं लॉन्ग टर्म में, और है ना जो हमारी इन्वेस्टमेंट वो घट जाए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, 20,000 वर्थ ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर गिवन टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स को हमने ना 20,000 की इन्वेस्टमेंट दी है सेटिस्फाई करने के लिए उनके क्लेम वगैरह को, तो यहाँ पे हमने कर दिया क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अब मतलब जो क्रेडिटर हमसे पैसा मांगते थे हमने उन्हें इन्वेस्टमेंट दे दी, जैसे कोई कंपनी शेयर वगैरह दे दे उन्हें अपना हिस्सेदार बना ले, तो इससे क्या होगा, वो तो कम होंगे। ठीक है, तो यही बोल रहा है, इससे क्या होगी, वर्किंग कैपिटल हमारी बढ़ेगी। अगर जो करंट लायबिलिटी अकाउंट है वो क्रेडिट कर दिया जाए और नॉन करंट असेट्स अकाउंट को डेबिट कर दिया जाए तो वर्किंग कैपिटल में कमी आती है। कैसे, हमने ना ट्रक परचेज किया 60,000 का, तो इससे क्या हुआ, लगा लो हमने ना क्रेडिट पे किया है, यहीं पे बता रखा है इसने क्रेडिट पे किया है ना, क्रेडिट पे किया है तो क्रेडिटर बढ़ेंगे जिससे उधार पे लिया, और क्या किया है, ट्रक किया है, तो ये क्या दिखाता है, हमें डिक्रीज दिखाता है किसमें, हमारी वर्किंग कैपिटल में। फिर एक करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी का कंपैरिजन करें, अगर हम उनका कम्बिनेशन लेके चलें तो इससे क्या होता है, वर्किंग कैपिटल बढ़ती है। कैसे, 30,000 के डिवेंचर थे जो क्रेडिटर्स को हमने इशू किए, तो डिवेंचर इशू करेंगे तो भी तो क्या होगा, हमारे क्रेडिटर कम होंगे। ठीक है, इफ एक कंपनी करंट लायबिलिटी अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया जाए और नॉन करंट लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट कर दिया जाए, तो इससे क्या होता है, तो कहता है कि इससे जो हमारे वर्किंग कैपिटल उसमें कमी आती है। जैसे हमने क्या किया, प्रोविजन बनाया, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, और ऐसी सिचुएशन जहाँ पे फंड का कोई फ्लो नहीं होता, तो ये होता है जब हम सेम कैटेगरी में ऐसा करके चलते हैं, जैसे नॉन करंट असेट्स को हमने नॉन करंट लायबिलिटी से मैच कर दिया। ठीक है, अगर नॉन करंट असेट्स अकाउंट है वो डेबिट हो जाए और नॉन करंट लायबिलिटी अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाए या उल्टा हो जाए, तो वर्किंग कैपिटल में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे हमने बिल्डिंग परचेज की, ठीक है, और शेयर इशू कर दिए बिल्डिंग के बदले ही, तो देखो एक साइड हमारी असेट्स भी बढ़ रही है नॉन करंट, और एक साइड हमारी जो वो है क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज आई मीन शेयर कैपिटल भी बढ़ रही है, बहुत हमने इशू किया है तो ये हमारे सेम हो गए। ठीक है, और दोनों ही हमारे नॉन करंट है, इसीलिए वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज में नहीं आता, क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, हमारी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सॉरी, यहाँ पे करंट और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का कुछ नहीं बताया गया है। फिर आती है बात नॉन करंट असेट्स या नॉन करंट असेट दोनों सेम ही हो, मतलब नॉन करंट में अगर कोई बदलाव आता है तो उससे भी फंड में कोई चेंजमेंट नहीं आता। मतलब कहाँ पे चेंजमेंट आता है, वर्किंग कैपिटल में, जहाँ पे करंट असेट्स या करंट लायबिलिटी अकाउंट हमारा इफेक्ट होता है। तो फर्नीचर क्या बोल रखा है कि फर्नीचर लिया और मशीनरी दे दी। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी हो मतलब शेयर कैपिटल इशू की डिवेंचर के बदले, मतलब 1,000 के डिवेंचर्स को हमने शेयर में ही कन्वर्ट कर लिया एक टाइप से, तो सेम ही अकाउंट में आ रहे हैं ना, तो कोई पैसा आ रहा ना जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फंड का फ्लो भी नहीं हो रहा, वर्किंग कैपिटल में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है,
करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज हो सेम ही हो, मतलब एक घट रही है दूसरी बढ़ रही है, तो इसने बोल रखा है कि यहाँ पे ना जो वर्किंग कैपिटल है वो चेंज, बिकॉज यहाँ पे दोनों में सेम चेंजमेंट हो रहा है भाई। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, शॉर्ट टर्म लोन था 10,000 को राइज किया गया, अब लोन मतलब लायबिलिटी बढ़ गई और कैश भी बढ़ गया, मतलब पैसा भी आ गया, तो दोनों ही बढ़ गए एक टाइप से। ठीक है, यहाँ पे बी आर इंडोर्स किया गया सप्लायर को 500 रुपये का, तो बी आर अकाउंट को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। फिर करंट असेट्स, और करंट असेट्स की डेटर भी कम हो और पैसा भी बढ़ा, तो इससे क्या हो गया, सेम अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, तो कोई चेंज में नहीं आ रहा ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी कोई इफेक्ट नहीं डालता हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट पे, मतलब कोई पैसे का फ्लो नहीं होता। करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी वही कि क्रेडिटर कम हो, लेकिन वही है, अब हमने बीपी मतलब बिल्स इश्यू कर दिए थे तो वो बढ़ गया, तो ये भी सेम हो जाता है। ये कुछ सिचुएशन होती है जहाँ पे फंड का फ्लो होता है, कुछ सिचुएशन होती है जहाँ पे फंड का फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ पे इसने इस टेबल में एक्सप्लेन किया कि भाई करंट लायबिलिटी का किसके साथ कंपैरिजन होगा जब फंड फ्लो होगा, और किन के साथ कंपैरिजन होगा जब फंड का कोई फ्लो नहीं होगा। तो एक टाइप से नॉर्मल से जहाँ पे वन करंट और वन नॉन करंट का कंपैरिजन होगा, मतलब दो, एक करंट और एक नॉन करंट से रिलेटेड होगा तो फंड का फ्लो होगा, लेकिन अगर दोनों करंट हो या दोनों नॉन करंट हो तो वहाँ पे कोई भी फ्लो नहीं होता फंड्स का। ठीक है, तो ये इसने बताया गया है। जैसे ये पीछे जो हमने जर्नल पढ़ी है उन्हीं को ही बता रहा है कि किस किस जर्नल में हमने क्या एंट्री की और उससे फंड पर क्या इफेक्ट पड़ा, वो फ्लो हुआ नहीं हुआ, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। फिर बता रखा है सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ फंड, कि पैसा कहाँ से आता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। अब भाई हमने ये तो देख लिया फ्लो ऑफ फंड्स। अब अगली बात आती है कि जो सोर्सेज है फंड है, एप्लीकेशन ऑफ फंड है, उनके बारे में। तो कहता है कि दो आइटम इन्वॉल्व थे उसमें, या तो करंट होंगे या नॉन करंट होंगे। ठीक है, फ्लो फंड्स के लिए, और अगर सेम सेम हो जाता है तो कुछ नहीं। तो ये बोल रखा है कि अगर करंट असेट्स हमारी बढ़े, ठीक है, करंट असेट्स बढ़ रही है, तो इससे वर्किंग कैपिटल भी क्या बढ़ेगी, मतलब वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी हमारी, बढ़ेगी। ये क्या एक सोर्स है। करंट लायबिलिटी अगर घटे तो भी इससे क्या होगी, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, और ये क्या है हमारे लिए एक सोर्स है। लेकिन अगर करंट असेट्स घटे तो वर्किंग कैपिटल भी घटेगी, और करंट लायबिलिटी बढ़े तो ये वर्किंग कैपिटल भी घटे। कैसे, फॉर्मूला होता है हमारा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर ये बढ़ती जाएगी तो नॉर्मल सी बात है, करंट असेट्स में से घटेगी तो वर्किंग कैपिटल भी कम होती जाएगी। लेकिन ये अगर बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी। तो आप करंट असेट्स की कंपैरिजन रखो, करंट असेट्स अगर बढ़ती है तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी बढ़ती है, और करंट असेट्स अगर घटती है तो वर्किंग कैपिटल भी घटती है, क्योंकि इसका क्या होता है, एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, जबकि करंट लायबिलिटी के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन होता है। ये बढ़ती है तो ये घटती है, ये घटती है तो ये बढ़ती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने जर्नल करके भी बताया गया। अब बात आती है सोर्सेज ऑफ फंड, कि पैसा कहाँ, मतलब सोर्स कहाँ से होगा, कहाँ कहाँ से आएगा। तो पहला दे रखा है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशनल प्रॉफिट है ना, वो मेन सोर्स होता है। प्राइम सोर्स का मतलब होता है मेन सोर्स होता है फंड्स का। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, वो ऑपरेशनल प्रॉफिट को तो दिखाते ही नहीं है अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करके चलते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर ही, किसकी, जो भी ऑपरेशनल आइटम्स वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड। लाइक कहता है कि जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है किससे पहले, डेप्रिसिएशन वगैरह से पहले, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन वगैरह है वो हमारे कैसे आइटम होते हैं, नॉन फंड आइटम, मतलब जहाँ से पैसे का कोई फ्लो नहीं होना, ना कुछ पैसा आना। फिर बात आती है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कहता है कि जो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होती है ना, वो एक नॉन करंट एसेट्स होते हैं, जिसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, करंट में, क्योंकि हमारे बेचेंगे तो उससे पैसा आएगा, कैश आएगा। कैश क्या है, हमारी करंट एसेट्स है। तो सेल में कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो इसकी सेल होती है उसको हम क्या मान के चलते हैं, एक सोर्स ऑफ फंड मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल या तो कैश में होगी, क्रेडिट में, लेकिन पैसा तो आना ही है, कैश तो नहीं, मतलब बाहर तो कहीं जाना नहीं है। इश्यू ऑफ शेयर, जब शेयर इशू करते हैं कैश के लिए तो ये भी एक सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि पब्लिक से हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, इनफ्लो होगा। और इशू डिबेंचर इशू करेंगे तो इससे भी क्या होगा, कैश बढ़ेगा। और राइजिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, अब लोन लेंगे अगर किसी से तो भी पैसे का फ्लो होगा, इससे भी लॉन्ग टर्म डिपॉजिट हो सकते हैं, मॉर्गेज लोन वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब होता है उसका यूज। तो परचेज करोगे आप फिक्स्ड एसेट तो भी आपसे पैसा जाएगा, रिडीम करोगे प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर, मतलब उनकी पेमेंट कर रहे हो तो भी पैसा जाएगा। आपने जो लॉन्ग टर्म लोन लिया था अब आप उसको वापस कर रहे हो तो भी पैसा जाएगा। और पेमेंट ऑफ टैक्स एंड डिविडेंड, अगर आप इनकी पेमेंट करोगे तो भी पैसा जाएगा। तो ये होते हैं जहाँ पे आप उस पैसे का यूज करते हो। अब आता है फॉर्मेट, कि एक फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है। तो ये टी शेप में बनती है, मतलब टी शेप में भी बना सकते हो, वर्टिकल भी बना सकते हो। टी शेप में कैसे होगी कि इधर इसने दिखा रखे सोर्सेज कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, और इधर दिखा रखे हैं इसने मतलब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे आप उस पैसे का यूज कर रहे हो। लास्ट में इन दोनों का डिफरेंस दिखा जाता है, भाई सोर्सेज ज़्यादा है या एप्लीकेशन, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं वर्किंग कैपिटल बढ़ी या घटे। ठीक है, अब बात आती है वर्टिकल फॉर्म,
वर्टिकल फॉर्म में हम ऐसे दिखा सकते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट को। तो ये बहुत सारे टाइप की होती हैं, एक सेल्फ बैलेंसिंग टाइप भी होती है, रिमाइंडर टाइप भी होती है, रिकाउंसिलेशन टाइप भी होती है। तो यहाँ पे ये सेल्फ बैलेंसिंग टाइप या वर्टिकल बोल सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर सोर्सेज को दिखा रखा है, नीचे एप्लीकेशंस को दिखा रखा है, और फिर हम इसको देखते हैं कि लास्ट में हमारे ये बढ़े या घटे। ठीक है, ये वर्टिकल फॉर्म है रिमाइंडर टाइप की। तो इसमें सोर्सेज और एप्लीकेशंस और लास्ट में इंक्रीज डिक्रीज दिखाया जाता है वर्किंग कैपिटल में। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे ही डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल देख लिया जाता है और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल देख लिया जाता है। जबकि यहाँ पे दोनों लिख दिए जाते हैं, सोर्सेज भी और एप्लीकेशंस भी, और लास्ट में दिखा जाता है बढ़ा या घटा। ठीक है, अनदर फॉर्म क्या है, प्रेजेंट इन की फर्स्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट को कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो कितनी थी बैलेंस शीट की डेट पर, वो लेंगे और फिर बाद में उसके सोर्सेज को ऐड करेंगे और एप्लीकेशंस को घटाएंगे, और लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है वर्किंग कैपिटल है वो पोजीशन निकाल देंगे। इसको हम रिकाउंसिलेशन टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकाउंसिलेशन या वर्टिकल फॉर्म रिकाउंसिलेशन टाइप। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप होते हैं जिससे हम इसको बना सकते हैं। फिर ये दिखा रखा है कि वर्किंग कैपिटल में अगर बदलाव आते हैं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल में बदलाव आने के लिए हमें दो ही आइटम चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए। तो करंट एसेट्स के जितने भी आइटम वो, करंट लायबिलिटी के जितने भी आइटम है वो, यहाँ पे उन दोनों मतलब एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, दोनों में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे, फिर इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम एक ईयर का डाटा डालेंगे, यहाँ पे दूसरे ईयर का, यहाँ पे वो बढ़ रहा है तो इधर, घट रहा है तो इधर डाल देंगे। ठीक है, दोनों ईयर को हम कंपेयर करके साइड बाय साइड रख के फिर देखते हैं। जैसे यहाँ पे इसने हमें एक एग्जांपल दिया, इलिस्ट्रेशंस दी है। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें करंट असेट्स को उठाना है। तो करंट असेट्स हमारे क्या क्या है, देखो इन्वेंटरी भी है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। हमने तीनों को उठाया, साइड बाय साइड रखा, और फिर जो डिफरेंस आ रहा है देखो यहाँ से बढ़ी है हमारी 15 में 2014 से, तो 17,000 का डिफरेंस है। 1,20,000 से 15,000 मतलब 5,000 कमाए हैं, 80 से 90 मतलब 10,000 बढ़ी है। तो हम ऐसे दिखा देते हैं इनको। ठीक है, फिर करंट लायबिलिटीज़ है, करंट लायबिलिटी में हमारे ट्रेड पेबल ही हैं। जो ट्रेड पेबल है वो क्या हुए हैं, वो पहले 70 थे अब क्या हो गए हैं 45 हो गए, मतलब घट गए हैं। लेकिन जब हमारी करंट लायबिलिटी घटती है तो हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ती है, मतलब वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो लास्ट में नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज हो गया, वो हम लेके हम इसका आंसर निकाल देंगे। अब बात आती है फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाने की। तो वो अलग अलग फॉर्मेट हमने पढ़ लिए, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मेट जो नॉर्मली बनाया जाता है वो क्या होता है, वो हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। तो देखो इसको अलग अलग टाइप से बना सकते हो। व्हेन ओनली टू सिंपल बैलेंस शीट दी जाए तो हम कैसे बनाएंगे, भाई सिर्फ नॉर्मली बैलेंस शीट दी गई तो हम कैसे बनाएंगे। तो इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे, नॉन करंट असेट्स लायबिलिटीज का, वो सब कुछ बता देगा। इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, मतलब देखो अगर आपकी फिक्स्ड असेट्स बढ़ रही है तो इसका मतलब होगा कि आप परचेज कर रहे हैं फिक्स्ड असेट्स को। ठीक है, अगर शेयर कैपिटल बढ़ रही है मतलब हम शेयर वगैरह को इश्यू करके चल रहे हैं, इससे पैसा आ रहा है। अगर बैलेंस घट रहा है इसका मतलब हम उनको रिडीम कर रहे हैं। ऐसे ही अगर डिवेंचर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब पैसा आ रहा है, और अगर वो घट रहा है मतलब उनको रिडीम कर रहे तो पैसा जा रहा है। तो हम ऐसे इनको देख सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे हमें एक इलस्ट्रेशन दी गई, यहाँ पे ये हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया, यहाँ पे हमें एसेट्स बताई गई, यहाँ पे हमें लायबिलिटीज बताई गई है, और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी बताई गई कि भाई किसका मतलब क्या है, मतलब नोट टू अकाउंट में क्या क्या आएगा। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट बताया गया कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है जैसे हमारी, उसके अंदर है हमारे लोन ऑन मॉर्गेज, और जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं हमारे उसके अंतर्गत है लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट। ये अलग से नहीं है, ये टोटल जो अमाउंट है इसमें ये दोनों आइटम इंक्लूड है। ठीक है, ये पूरा बताया गया। तो सॉल्यूशन में देखो सोर्सेज ऑफ फंड्स लेंगे सबसे पहले। तो सोर्सेज ऑफ फंड में हमने देखा कि यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है वो हमारी थी 85,000 2015 में, 2014 से तो 5,000 बढ़ी है। ठीक है, मतलब इशू किया तो पैसा आया। फिर है रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब ये इसमें हमारे रिजर्व होते हैं सारे। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है नॉन करंट, इसमें भी तो ये हमारी बड़ी है तो हमने ये लोन लिया तो ये भी हमें पैसा आया है। ठीक है, मॉर्गेज से जो नीचे इसने एक्सप्लेन किया है। ऐसे ये हमारे ये तो करंट वाले हो जाते हैं, तो इसको हम वर्किंग कैपिटल के शेड्यूल में डालेंगे। ठीक है, नीचे यहाँ पे देखो ये डाल रखा। फिर आती है बात हमारे नॉन करंट असेट्स की। तो टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स भी हमारी बड़ी है, मतलब हमने उनको परचेज किया है तो ये हमारा यूज है इसका। अब तो परचेज ऑफ असेट्स में हमने इसको डाल दिया। तो मतलब ऐसे हम एक फॉर्मेट में इसको बना के चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का आप अलग से बना सकते हो। डेबिट में आप पहले ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, और बीच में अगर परचेज किया होता तो हम वो आइटम डाल देते हैं। ठीक है, और अगर बेचा होता तो हमें उसका कुछ रिटर्न मिलता तो हम क्रेडिट में डाल देते हैं। फिर आता है प्रॉफिट एडजस्टमेंट की भी जरूरत हो जाती है कई बार, तो उसको निकालने के लिए हमें ना जितने भी नॉन करंट आइटम होते हैं उनको इग्नोर करके चलते हैं। तो देखो इसकी प्रॉफिट एडजस्टमेंट देखते हैं। जैसे ये था रिजर्व एंड सरप्लस था पहले ही हमारे पास, उसने दिखाया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, सरप्लस बिगिनिंग में कितना था जब आपने स्टार्टिंग की
फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हुआ, और जो जर्नल रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर कर रहे हो आप उसको लेस करके चलोगे, जो भी डिविडेंड वगैरह आपको पे करना है वो सब आप लेस करके चलोगे। फिर लास्ट में सरप्लस एट द एंड आ जाता है, उसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं। और फिर वही जो भी सोर्सेज एप्लीकेशन है उन सभी आइटम्स के एडजस्टमेंट करते हैं। तो प्रॉफिट बनाने के लिए पहले तो आप जितने भी नॉन फंड आइटम है, मतलब जहाँ से पैसा कोई फ्लो नहीं होता, वो सारे ऐड करोगे, और जो भी ऐसे रिवेन्यू है मतलब वो सारे यहाँ पे लेस करोगे। जैसे भैया आपको गेन हो गया कोई फर्नीचर वगैरह बेच के, वो सब हम यहाँ पे लेस कर, मतलब जो रिवेन्यू दिखा रहा है वो घटाओगे, और जो बाहर का होना चाहिए लेकिन मतलब कोई फ्लो नहीं होता फंड का, वो हम सब ऐड करेंगे। लाइक जर्नल रिजर्व है, डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, गुडविल वगैरह को राइट ऑफ किया जाता है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स पे कोई लॉस वगैरह हो जाता है, जर्नल रिजर्व में कोई फंड ट्रांसफर करना होता है, प्रपोज डिविडेंड वगैरह, वो सब हम यहाँ पे ऐड करके चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है P&L का, फिर बताया गया अमाउंट हमने सिंकिंग फंड में ट्रांसफर की, डेप्रिसिएशन वगैरह ये सब, तो इसको कैसे इसने ट्रीट किया है, देखो वही दोनों बैलेंस लिया हमने, फिर उसमें जो भी नॉन फंड आइटम थे ये सारे इंटरिम डिविडेंड, कॉस्ट ऑफ इश्योर, शेयर राइट ऑफ, डेप्रिसिएशन चार्ज, ये सब ऐड किए, और जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स थी लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, वो सब हमने लेस कर दिए, ठीक है। यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। फिर आता है व्हेन बैलेंस शीट एंड एडिशनल इन्फॉर्म, बैलेंस शीट भी दी गई है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है लाइक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वगैरह की, तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं तो वो बता रखा है। तो जैसे यहाँ पे टैक्स दिया गया था, तो हमें पता है टैक्स क्या होता है, लायबिलिटी टाइप में होता है, तो हम इसको ब्रोड डाउन, मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस हम करा क्रेडिट साइड में आता है, क्लोजिंग हमारा इसका डेबिट साइड में आता है। फिर जो भी आपने पेमेंट वगैरह की उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या फिगर आएगा, तो हम उसको दिखा सकते हैं बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, हमारा ऐड होता है, तो हम दिखा देंगे। तो इसमें तो यही बताया गया है, इसके लिए मेन हमारा फॉर्मेट को याद होना, और जो भी आइटम वगैरह है वो। फिर है डिविडेंड पे किया गया है, प्रोपोज डिविडेंड, तो देखो सबसे पहले एक डिविडेंड पे किया गया शेयर्स पे, तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर है क्या बोल रखा है कि 1.5 लाख प्रोपोज किया गया डिविडेंड को, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट। फिर बोल रखा है कि जो प्रोपोज डिविडेंड था 1 लाख वो फाइनली पे ही कर दिया गया, तो प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। फिर उन्हीं के इसमें एडजस्टमेंट बता रखे, तो इसमें भी इसमें क्रेडिट साइड तो इसका डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट साइड इसका क्रेडिट मतलब क्लोजिंग बैलेंस होता है, कैरिड डाउन होता है, यहाँ पे ब्रोड डाउन होता है। और फिर वही जो डिविडेंड पे किया गया है वो, और फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर वगैरह है। फिर बात आती है फिक्स्ड एसेट्स पे अगर डेप्रिसिएशन लगता है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, फिर उस डेप्रिसिएशन को हम ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट में, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर इन दोनों एक मर्ज करके एंट्री मतलब कंसोलिडेटेड एंट्री बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है ना उससे कोई पैसा हमारा आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं होता है, वो एक नॉन फंड आइटम है, ठीक है। फिर बात आती है एक वर्ड होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है जब हम खरीदते हैं किसी भी असेट्स वगैरह को, एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे नॉन करंट असेट्स बढ़ेंगी लेकिन पैसा तो जाएगा। और डिस्पोजल का मतलब होता है जब हम बेच देते हैं किसी भी असेट्स वगैरह को, तो वो होता है डिस्पोजल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, बेचने के बाद पैसा आता है ना हमारे पास, ठीक है। और फिर प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर है शेयर एंड डिबेंचर इश्यू एंड रिडम्पशन। ये इसका मतलब ये होता है भाई आप शेयर एंड डिबेंचर को इश्यू करते हो तो पैसा आता है, और जब उनको रिडीम करते हैं मतलब उनकी पेमेंट करते हो तो पैसा जाता है। तो ये सारे मोस्ट ऑफ एडजस्टमेंट थी जो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में करते हैं। अब आप एक प्रॉपर क्वेश्चन वगैरह को करके आप इनको देख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन दिया गया है 10th का, कि यहाँ पे हमें एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है और सारे आइटम को एक्सप्लेन भी किया गया है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, और फिर हमें एक फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले वही फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज और जो उसके एप्लीकेशन थे वो दिखाएंगे, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट को दिखाएंगे कि भाई मतलब जो टैक्स वगैरह के बारे में इसने बताया है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमने किए हैं तो उसके लिए हम अलग से अकाउंट बनाएंगे। और प्लांट मतलब जो हमने डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज किया या बीच में कोई परचेज किया है प्लांट, उसके लिए प्लांट अकाउंट बनाएंगे। और यहाँ पे प्रॉफिट होता है फॉर द ईयर वो लेंगे, उसमें जर्नल रिजर्व मतलब जो भी है आइटम हमारे उनकी हम एडजस्टमेंट करेंगे, और जो हमारा प्रॉफिट आता है ओपनिंग में वो ले करके, और फिर लास्ट में हम वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट करके हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट पूरा करेंगे। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक